ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास चुनावी कार्यक्रम महासंग्राम में। लगातार हम आपको अपडेट देते रह रहे हैं, पल पल की खबरों से आपको अवगत कराते रह रहे हैं। चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं, मतदान शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से ही जारी है। लगातार इसके अपडेट, कितने प्रतिशत मतदान हुए ये भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अब हम हॉट सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। नवजीत, जैसा कि अभी बीड पे हमारी चर्चा हुई है, बीड लोकसभा सीट पर, औरंगाबाद सीट पर, खीरी सीट पर, तो अब बारी आती है कि हम सबसे हॉट सीट हैदराबाद की बात करें। हैदराबाद हॉट सीट की हम बात करें, इससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को कुछ जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम जो है दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि कौन कौन प्रत्याशी है। आपको बता दें कि माधवी लता भाजपा से, कांग्रेस मोहम्मद कांग्रेस से और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि हैदराबाद की ये जो सीट है ये काफी हॉट सीट में इसकी गिनती होती है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाजपा ने जो है माधवी लता को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को चुनावी मैदान में उतारा है और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी यहां पर चुनावी मैदान में है। लगातार ये जो है बयानों में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। जी देवेंद्र जी। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण सीट है और थोड़ी सी इतिहास पे भी नजर डालने तो बेहतर हो। बिल्कुल, अब एक नजर जो है ग्राफिक्स के माध्यम से इतिहास पर डालें तो हैदराबाद की बात कर रहे हैं, जहां 2004 में असदुद्दीन ओवैसी और 2009 में असदुद्दीन ओवैसी, 2014 में भी असदुद्दीन ओवैसी, 2019 में असदुद्दीन ओवैसी, लगातार 2004 से लेकर 2019 तक असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा था। एक बार फिर से वो जो है चुनावी मैदान में है। जी देवेंद्र जी। बिल्कुल, आपको बताएं कि ये तो हैदराबाद सीट का इतिहास रहा। अब इस बार जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तो जो हमारे मेहमान हैं इस बार, वीर सिंह जादौन जी बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अनिल सिंह चौहान जी जो पिछले घंटे में भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, कांग्रेस से हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आशीष चतुर्वेदी जी प्रवक्ता जो हैं हमारे साथ, आशीष चतुर्वेदी जी प्रवक्ता कांग्रेस, यानी कांग्रेस से आप भी हैं, और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज जो क्लियर हम करना चाहेंगे कि हमारे साथ, माफ कीजिएगा, आशीष चतुर्वेदी जी सपा नेता हैं। आशीष चतुर्वेदी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हैदराबाद सीट की जहां तक बात करें तो लगातार असदुद्दीन ओवैसी जीतते आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, वीर सिंह जादौन जी, ओवैसी का गढ़ हैदराबाद बीजेपी क्या तोड़ पाएगी? 400 पार के तो नारे दे रही है, क्या यहां से कुछ ये सीटें निकाल पाएगी? तो निकालने की गढ़ किसी का नहीं होता है। ये भाई वहां से को जीतना अभी पता चल जाएगा। हमारी तैयारी पूर्ण रूप से काफी सारी चल रही है और उसके बाद हमको जीत के दिखाएगा। नहीं, दावे क्या हैं? क्या ये जो दावे हैं ये कितना फलीभूत हो पाएंगे? 100% फलीभूत हो पाएंगे हमारे साथ। हम दावे कभी सच्चे करते ही नहीं है, पूर्ण रूप से कुछ तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद ये दावे करते हैं। चलिए, हम कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी के पास जाना चाहेंगे। अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और देखा जाए अगर जो इतिहास, तो लगातार यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं। इनके आभा मंडल को कैसे खत्म कर पाएंगे? आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। सभी मीडिया पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए देवेंद्र जी,
अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि गढ़ कुछ नहीं होता है और किसी का नहीं होता लोकतंत्र में गढ़। ये पहली बार अच्छा लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब बपौती बनाने का प्रयास करती है लोकतंत्र को और सभी सीटों को, तो बड़ा तकलीफ होती है। दूसरी बात देखिए, ओवैसी जी हमेशा भाजपा की बी टीम की तरह काम किए हैं, चाहे वो राज्यों का चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा के आम चुनाव रहे हों। वो देखते हैं कि किस सामाजिक समीकरण से कांग्रेस या दूसरे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको नुकसान पहुंच जाए, उसको टिकट देते हैं। तो आज की में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बसपा और ओवैसी जी पूरी तरह से भाजपा की बी टीम है, इसीलिए वो ईडी आईटी से सेफ भी हैं। दूसरी बात, जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो निशाने पर हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है देवेंद्र जी कि चुनाव में हार जीत तो एक पहलू है ही। कांग्रेस बहुत अच्छे कैंडिडेट को उतारी है और कांग्रेस अपने मूल्यों के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का सबसे बड़ा एजेंडा है, साथ ही हमारी गारंटियां हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा कि भाजपा की प्रत्याशी जो माधवी लता जी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मस्जिद को यूं तीर से मार रही थी। इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा का सांप्रदायिक रंग चुनाव को देने की कोशिश होती है और उसको भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में वायरल किया कि मस्जिद को कैसे टारगेट करके वो तीर चलाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास है, जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच एक खाई और नफरत की सियासत भाजपा करती है सुनियोजित तरीके से, ये बहुत दुखद है। लोकतंत्र में अपने मूल्य होने चाहिए और उन मूल्यों के साथ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जब लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, तभी आप बचेंगे, हम बचेंगे और सभी राजनीतिक दल बचेंगे। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि जब ये शिकायतें लेके आप उचित फोरम में जाएंगे तो न चुनाव आयोग कुछ कर पाता है, न दूसरी संस्थाएं कर पाती हैं। तो क्या संवैधानिक संस्थाएं और केंद्रीय एजेंसियां आज इतनी दबी हुई हैं कि ऐसे मसलों पे कार्रवाई नहीं कर सकती? जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, आपसी भेदभाव की सियासत कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, या लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो झगड़े झंझट दंगा फसाद में फंसे, ये बड़ा दुखद विषय है। तो कांग्रेस हमेशा इन चीजों का विरोध करती है और ये चाहती है कि जो गांधी ने रास्ता दिखाया सत्य अहिंसा का, जो लोकतंत्र जिस तरह से लगातार आजादी के बाद से आज तक भारतीय लोकतंत्र विश्व में एक मिसाल बना हुआ है। हमारे यहाँ मानवाधिकारों का, नीति निर्देशक तत्वों का, मौलिक अधिकारों का, सबका पालन लगातार सरकारें करती आई। लेकिन आज जिस तरह से, चाहे वो पीएमएलए एक्ट हो, रोलेट एक्ट की तरह, चाहे दूसरी चीजें हो, लोगों का अधिकार छीनने का काम हुआ। किसानों को एमएसपी नहीं देना है, आम आदमी से उसका अधिकार छीनना है, रोजगार छीनना है और महंगाई लगातार बढ़ानी है। भाजपा के जो एजेंडा को अमीर करना, वो गरीबों को गरीब बनाना, इसको लेकर कांग्रेस मुखर है। और कांग्रेस ने जो अपनी गारंटी स्कीम्स लाई हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए जो रोजगार का मुद्दा है, उनको अप्रेंटिस कराना, तो ये सारी चीजें लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि लोकतंत्र, संविधान और इनके मूल्यों को बचाने का काम हमको इन चुनावों में करना है। चलिए, हम आना चाहेंगे आशीष चतुर्वेदी जी, सपा प्रवक्ता। हालांकि सपा ने तो यहाँ पर अपने प्रत्याशी हैदराबाद में नहीं उतारे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में हैं, तो आपसे भी ये जरूरी है ये पूछना कि जैसे कि अभी आपके गठबंधन के प्रवक्ता यानी कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भाजपा के बी टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन भाजपा ने हैदराबाद सीट से एक माधवी लता को उतारा है। ऐसे में क्या कहेंगे, क्या आप भी बी टीम ही मानते हैं? देखिए, ये मायने नहीं रखता कि हम क्या मानते हैं या क्या नहीं मानते। मायने ये रखता है कि जनता क्या मानती है, और जनता स्पष्ट रूप से मानती है कि असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप देखिए, जब से जो है इस तरीके के बयान देते हैं जो बहुत ही हिंदू समुदाय को जो है आहत करता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, किसी भी तरीके की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा अगर आप याद करें तो असदुद्दीन ओवैसी को जो है Z+ सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने दी। जब ओवैसी ने मना किया, लेने से इनकार किया, तो सदन के अंदर यानी राज्यसभा के अंदर कई बार अमित शाह जी ने अनुरोध किया ओवैसी से कि भाई आप जो है ये सुरक्षा ले लीजिए। तो जब आप इतना प्यार दिखाएंगे ओवैसी के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता अपने आप राय बना लेती। और हमने एक वो मीटिंग का वीडियो भी देखा था जिसमें मोदी जी और ओवैसी जी जो है वो एक बार कहीं होटल में मिले थे और फिर उसको सब जगह से जो है वो डिलीट करवा दिया गया था।
वो भी स्पष्ट था। तो जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक, क्योंकि ओवैसी जो है वो हिंदुओं को टारगेट नहीं और बोलते हैं कि भाई ये जो है मुसलमानों का जो हक मार रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं, और उसी का उल्टा जो है यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों को टारगेट करती है। वो कह रही है कि नहीं, सारे चीजें फायदे जो है वो इनको मिल रहे हैं, इससे हिंदुओं को नुकसान हो रहा है, और एक माहौल दोनों एक दूसरे की तरफ बनाने का प्रयास है। जबकि होना चाहिए चुनाव में ये आप बताएं कि भाई किस आपने कार्यों पे आप किन आधार पे वोट मांग रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी का बयान ले लीजिए, उनके भाषण ले लीजिए, या किसी भी नेता के भाषण ले लीजिए, वो केवल हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसके इर्द गिर्द घूमते रहते, लेकिन कुछ भी ये नहीं बताते कि महंगाई कितनी कम करी, क्योंकि तो कैसे किस मुंह से आप बताएंगे। बहुत पहले इनका स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और फिर उसके बाद ऐसी महंगाई आई कि उसकी तो कल्पना भी नहीं करी थी। अगर आप याद करिए तो देखिए, कभी अंग्रेजों ने और औरंगजेब ने भी दूध दही और कफन पे तो उन लोगों ने भी लगान नहीं वसूला था, और ये आज उससे भी ले रहे हैं टैक्स। और दूसरा, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए तो 28% जो है जीएसटी तक पहुंचा दिया गया। तो 28% जीएसटी यानी 28% टैक्स, मतलब लगभग समझ लीजिए 1/3 टैक्स हर चीज पे। इतना तो कभी भी लगान आज तक, वही इसे अगर आप इतिहास में भी चले जाए, कभी नहीं वसूला गया, किसी ने भी नहीं वसूला। तो उतना टैक्स आप वसूल रहे हैं, और फायदा किसको हो रहा है? अडानी और अंबानी को। वो दुनिया में कौन से फायदान पे थे, कहाँ पहुंच गए, और हमारा देश भुखमरी में जो है ये कहते हैं कि लोगों को खाना दिया जा रहा है। तो खाना इसलिए तो दिया जा रहा है कि उनके पास खाने को नहीं है। आज 125 विश्व के देशों में 111वें नंबर पे भारत भुखमरी के इंडेक्स में। तो आज हमारी ये स्थिति है। अब हमारे आपको तो खाना अगर हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे घर में खाना है, तो जिन बेचारों के पास नहीं है, और ये खुद कह रहे हैं कि लगभग 50-60 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, तो जब इतने लोगों को खाना देने की नौबत आ गई, इसी ने तो आ रही, क्योंकि उनके पास लाभ नहीं, चलिए कमाने का साधन हम आएंगे बेचारा भूखा मर रहा है जी, तो आपको 5 किलो राशन। ठीक है, हम आपके पास आएंगे आपके पास। रमेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जैसा कि हैदराबाद सीट की अगर जो बात हो रही है, तो यहाँ पर लगातार AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का कब्जा यहाँ पर दिख रहा है। इसको तोड़ने के लिए भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और भी तमाम दल ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन अगर जो देखा जाए तो लगातार यहाँ पर AIMIM के जो सुप्रीमो हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो जीतते आए हैं। जीत का कारण क्या है, और क्यों अदर पार्टियां इस उनके आभा मंडल को वहां पर भेद नहीं पाती? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत धीमी आ रही है। अगर हेडफोन निकाल दें तो बेटर आवाज आएगी। जी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, कुल मिलाकर के एक बात समझ लीजिए, कोई दृश्य हमको आज दिखता है या कोई वृक्ष हमको आज बहुत व्यापक दिखता है, तो वो केवल वृक्ष पर चर्चा करना की बुद्धिमानी नहीं है। आखिर उस वृक्ष का बीज कैसा है, उसकी जड़ें कैसी हैं, समय के साथ उसमें खाद पानी कैसा मिला है, इस पर हमको विचार करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बताया 20 सालों से ओवैसी जी इस पर नेतृत्व कर रहे हैं, वो लगातार वही चुनाव जीतते चले जाते हैं। उसका कारण ये है, यदि स्वतंत्रता के पहले आप देखेंगे तो हैदराबाद वो रियासत थी जिसने बहुत खुल करके पाकिस्तान में मिलने की घोषणा ही कर दी। 15 अगस्त 1947 को इस रियासत का पहले भारत में नहीं हुआ था, एक बात। दूसरी बात ये, जो संस्था ओवैसी जी की है AIMIM, ये थोड़ा सा नाम उन्होंने बदला है, क्योंकि इस संस्था पर प्रतिबंध लग गया था। इनके पिता ने इस संस्था को चलाते थे और वो खुल करके सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की बात करते थे। बीच में निजाम ने एक निर्णय लिया था, निजाम ने करीब 1930 के आसपास निर्णय लिया था आबादी को अपनी आबादी को बढ़ाने का। अब उन्होंने बाहर से कई परिवारों को लाए और वहां बसाए, और वहां से सनातनी परिवारों को निकालना शुरू किया। इस पर बहुत ऐतिहासिक आंदोलन 1936 में आर्य समाज ने शुरू किया था। देश भर के लोग वहां गए और वो आंदोलन हुआ। तो एक लंबा चौड़ा है, उसमें गांधी जी ने भी हस्तक्षेप किया, कांग्रेस ने भी हस्तक्षेप किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें हस्तक्षेप किया। तो कहने का अर्थ ये है, ये बताने का अर्थ ये है कि हैदराबाद का वातावरण पूरी दुनिया से बहुत अलग है, और एक प्रकार से वहाँ बहुत दूरदर्शिता और कट्टरपंथ दोनों है।
हैदराबाद जब भारत में मिल भी गया तभी भी वहाँ के अधिकांश परिवार ऐसे हैं कि उनका एक बंदा चला गया पाकिस्तान और बाकी लोग यहीं रह गए, ताकि उनकी संपत्ति पर भारत सरकार उस पर अधिकार ना कर सके। उस विरासत को लेकर के चलते हैं ओवैसी, इसलिए उनकी जीत वहां पर सुनिश्चित होती है। यद्यपि वहां पर ध्रुवीकरण उन्होंने माइनॉरिटी के वोटों का, मुस्लिम वोटों का किया था, उसकी काट के लिए माधवी लता को अब उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए इस बार वहां का चुनाव बहुत तनावपूर्ण हो गया। हालांकि कांग्रेस ने भी उतारा है। हैदराबाद का मान करके चलिए कि मुस्लिम वोट हमेशा एकजुट जाता है। कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा जरूर किया है, लेकिन मान करके चलिए कि उनको 5-10% से ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। बाकी जो कांग्रेस का कमिटेड वोट है, जो मैक्सिमम हिंदू वोट होगा, उनको मिलेगा। इस प्रकार में त्रिकोणीय संघर्ष जैसा बन गया है। इसमें भी आगे क्या निर्णय होता है, लेकिन फिर भी ओवैसी जी बहुत मजबूत स्थिति में है। उनकी कट्टरपंथ की आप इस बात से अंदाज लगाइए, कुछ दिन पहले मुकदमा भी दर्ज हुआ था उनके भाई पर। उन्होंने कहा था पुलिस हटा दीजिए, फिर हम बता देंगे कि हम क्या हैं। तो कुल मिलाकर के वहां का वातावरण बहुत अलग तरह का है और उसको अलग प्रकार से ही राजनीति से अलग हट करके ही, जैसा कि नेहरू जी ने भी कहा था, गांधी जी ने भी कहा था कि हैदराबाद के ऊपर राजनीति से ऊपर उठ करके हमको विचार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के राजनीति से अलग हट करके भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जो आक्षेप लगाते हैं, इससे अलग हट करके वहां कहीं ना कहीं राष्ट्र और सांस्कृतिक भाव पर विचार करना होगा। वहां का चुनाव वाकई बहुत रोचक हो गया है, तो इस पर निर्भर करेगा। ओबीसी का वोट वहां पर बिल्कुल नहीं टूटेगा। अब इस पर निर्भर करेगा कि भाजपा जो हिंदू वोट वहां का है उस पर कितना अधिकार कर पाती है, इस पर रिजल्ट निर्भर करेगा। जी चलिए, अब हम अगली लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। नवजीत, वो लोकसभा सीट है बहरामपुर लोकसभा सीट, पश्चिम बंगाल की। इस बीच जो है बड़ी खबर आ रही है, तो टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से है, जहां आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें देश की जनता ने 2 बार मौका दिया है। अगर काम किया होता तो रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जो कि पटना से है। राजद उम्मीदवार मीसा भारती का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना के रोड शो को लेकर उन्होंने तंज कसा है। कहा है अगर काम किया होता तो रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। मीसा भारती क्या कुछ कह रही हैं? तो ये शो प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिर 10 वर्षों से इस देश पे प्रधानमंत्री जी राज कर रहे हैं। देश की जनता ने उनको 2 बार मौका दिया है। तो अगर उन्होंने जो काम किया होता, डेवलपमेंट किया होता, तो आज उनको कल रोड शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ये शो करते कि हमने कौन कौन से काम किए, वो जनता को गिनवाते। लेकिन सिर्फ आके हाथ हिला करके और मीडिया में एक न्यूज बना करके चले जाने से ना तो देश का फायदा है और ना ही बिहार का फायदा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से मीसा भारती ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। मौर्य ने कहा है जो बूथ कब्जा करने वाले लोगों के होते थे, वो जो बूथ हैं अब सपा के साथ गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों का गैंग है। हम देश भर में निष्पक्ष मतदान चाहते हैं। 5वीं हार के द्वारा खड़े हुए हैं मौर्य। तो आपको बता दें 5वीं हार के द्वार पर अखिलेश खड़े हुए हैं, ऐसा मौर्य ने कहा है। बिल्कुल, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। करता हूं और कहीं पर देखिए, जो बूथ कब्जा करने वाले लोग होते हैं, जब वो बूथ नहीं कब्जा कर पाते हैं तो उनको छटपटाहट होती है। समाजवादी पार्टी मतलब बूथ पर कब्जा करो, समाजवादी पार्टी मतलब गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का एक गैंग एक उनके पास रहता है। लेकिन चुनाव आयोग की अगर शक्ति है, बूथों पर कब्जे वह नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और कहीं पर भी हम लोग निष्पक्ष मतदान चाहते। देश के बहुत सारे राज्य हैं
जहां बूथ कैप्चरिंग की प्रथा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी बूथ कैप्चरिंग करने के सदा खिलाफ है। हम लोगों की सेवा करके अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर समर्थन मांगते हैं और लोगों को वोट मिलता है। सपा चूंकि चुनाव हार रही है, कांग्रेस चुनाव हार रही है, बसपा चुनाव हार रही है, तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने का। तो जो बूथ कब्जा करने वाले लोग होते हैं वो बूथ पर कब्जा नहीं कर पाते तो छटपटाते हैं, यानी कि सीधा सीधा जो आरोप है वो सपा पर आरोप है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से वोटिंग को लेकर बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मतदान करने जरूर जाएं, देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। तो आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मतदान करने जरूर जाएं, देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, ऐसा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। ये सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा। मतदान करने अवश्य जाए। मतदान कर दिया है आपने, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये महापर्व है, ये त्योहार है, ये त्योहार हम परिवार के साथ मनाते हैं। वैसे मतदान करने भी हम पूरे परिवार के साथ आए। हमारे बेटे, भतीजे, बहुएं, हम सब एक साथ आए हैं मतदान करने, क्योंकि हम इसको त्योहार ही मानते हैं। और मैं इस महापर्व के पर्व पर आप सब मतदाताओं को कहना चाहता हूँ, मतदान करने अवश्य जाएं। इस शहर के अंदर जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उनके गाल पे करारा तमाचा लगाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर के बाहर निकले और मतदान करें। यूट्यूब पटवारी नोटा की अपील कर रहे हैं लोगों से, क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, नोटा की अपील का कोई फर्क नहीं है। यहाँ आप किसी भी मतदाता से पूछेंगे किसको वोट दे रहे हैं, तो लोग। तो आपने अभी सुना कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कहा, बीजेपी करती है बेटी पढ़ाओ और बचाओ की बात। बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ की बात करती है। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। टिकट देने का काम प्रचार करे, मेरे लिए भी रोड शो करे अपनी बेटी के लिए। बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी तो बेटी है, तो इस बेटी के लिए कब करेंगे? कब उस बेटा के आगे बेटी लोग नहीं देख रहे हैं। देखिए क्या किए हैं इन्होंने, बेटी बढ़ाओ बोलते हैं, एक भी भाजपा में एक भी बेटी को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। तो एक बेटी ये खड़ी है तो बेटी के लिए प्रचार करे, छपरे में आए हुए हैं ना, प्रचार करे। चलिए, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन से। संविधान लेकर मतदान केंद्र पहुंचे अरुण यादव। तो बता दें, अरुण यादव सचिन यादव ने मोरवा में मतदान किया। बिल्कुल। संविधान की प्रति दिखाते बीजेपी पर साधा निशाना। भाजपा संविधान को खत्म करने पर उतारू है, ऐसा अरुण यादव ने कहा है। बाबा साहब संविधान की मरते दम तक रक्षा करेंगे, ऐसी बात अरुण यादव ने कही है। आप देख सकते हैं कि संविधान लेकर के मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अरुण यादव। सचिन यादव ने बोरावा में मतदान किया है और उसके बाद क्या कुछ कहा। संविधान को खत्म करने पर उतारू है, ऐसा कहा है अरुण यादव। तो चलिए अगली हॉट सीट के बारे में हम लोग बात कर लें। बहरामपुर लोकसभा सीट, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल नौजीत, बिल्कुल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, सुबह से ही लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, तो लगातार आपको वोट सीटों के बारे में बता रहे हैं। बहरामपुर से भाजपा निर्मल कुमार है, और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी हैं। वहीं टीएमसी से आपको बता दें कि यूसुफ पठान क्रिकेटर, वो जो है चुनावी मैदान, ये क्रिकेटर हैं यूसुफ पठान, वही टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा के टिकट पर निर्मल कुमार साहा उतरे हैं और अधीर रंजन जी, और कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी चुनाव में। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इतिहास पर भी नजर डालिए। तो चलिए, अब हम बहरामपुर की बात करें तो 2004 की बात कर ली जाए तो अधीर रंजन चौधरी, और 2009 में भी, 2014 में भी और 2019 में भी लगातार
2004 से लेकर 2019 तक अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से यहां पर इस सीट पर अपना कब्जा जमा कर रखा है उन्होंने, और एक बार और फिर देखा जाए तो पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। तो अधीर रंजन चौधरी पर कांग्रेस ने पुनः विश्वास जताया है और इसलिए बहरामपुर की सीट जो है पश्चिम बंगाल की, ये हॉट सीट हो गई है। बिल्कुल। तो अब हम मेहमानों के पास चलेंगे और जल्दी से जो दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं, वीर सिंह जादौन जी, कि तमाम प्रयासों के बाद भी अधीर रंजन चौधरी का कोई तोड़ बीजेपी नहीं निकाल पाई है, और टीएमसी तो पश्चिम बंगाल में ज्यादा है ही, लेकिन वो भी नहीं। क्या कहेंगे? अधीर रंजन चौधरी भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं लगातार 2004 से। नहीं, लगातार तो जीत रही है, उसका कोई कारण नहीं है। हमारी आज 5 साल से पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है और अच्छा हमने वहाँ प्रदर्शन किया, और अब की बार वहाँ से हम इस सीट को जीत के भाजपा की बढ़त करेंगे। इनका कहीं भी आधार नहीं है, इनकी हर पार्टी से कहीं मित्रता है, कहीं की शत्रुता है। इनका आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किससे लड़ रहे हैं। कहीं ये तृणमूल से लड़ रहे हैं, कहीं ये सपा से लड़ रहे हैं, कहीं ये बसपा से लड़ रहे हैं। इनका कोई आधार ही नहीं है कि ये लड़ किससे रहे। तो चलिए, यानी कि इस लड़ाई का फायदा बीजेपी इस बार उठा लेगी, आपके कहने का तात्पर्य ये है। तो चलिए, हम आना चाहेंगे। हम फायदा नहीं उठा, हम अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य करने से हमने उस सीट को जीतना है। हाँ, मतलब वो लोग आपस में लड़ रहे हैं तभी तो आपको फायदा होगा ना, तभी जीत पाएंगे आप। चलिए ठीक है, हम आएंगे। अनिल चौहान जी, अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस यहां पर लगातार विजयी होती रही है और ये सीट आपके खाते में जाती रही है, क्या कहेंगे? इस बार यूसुफ पठान क्रिकेटर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए देवेंद्र जी, उस सीट पर प्रतिक्रिया से पहले मैं आपने जो 2-3 ब्रेकिंग दिखाई उस पर जरूर एक बात कहना चाहूंगा आपकी अनुमति से। कैलाश विजयवर्गीय जी ने, आपने देखा, कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात की उन्होंने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हिंदुओं को काल्पनिक भगवान को कहते थे, हिंदू मुसलमान किया उन्होंने। एक नेता की आपने बात की, उन्होंने कहा कि बूथ कैप्चरिंग करके सपा यहां सरकार बनाती थी, इस बार बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा। तो क्या 2014 में जब सरकार में मोदी जी नहीं थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बूथ कैप्चरिंग करके बनाए थे? क्योंकि वो सरकार में तो थे नहीं और व्यवस्था भी उनके हाथ में थी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जितने बयान हैं आप देख लीजिए, आपने खुद दिखाए हैं अपने लोकप्रिय चैनल पर। कोई भी नेता इस बात पर बात करने को तैयार नहीं है कि महंगाई, रोजगार, भुखमरी, लोगों की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उस पर बात करने को ये तैयार नहीं है। कभी ये विचारधारा से मुक्त करेंगे, दलों से मुक्त करेंगे, कभी बूथ कैप्चरिंग की बात करेंगे। ये इस तरह का इनका चाल चरित्र है। दूसरी बात देखिए, आपने जो बहरामपुर सीट की बात की, अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस दल के भी नेता रहे लोकसभा में, और अधीर रंजन चौधरी जी बहुत मुखर नेता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की आवाज, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सदैव अच्छा काम किया है और वहां की जनता उनको बहुत चाहती है। निश्चित रूप से टीएमसी ने वहां यूसुफ पठान को उतारा है जो एक मशहूर क्रिकेटर है, लेकिन समाज सेवा एक अलग विषय है, खिलाड़ी हो जाना अलग विषय। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई खिलाड़ी समाज सेवक नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति इतने सालों से वहां की जनता की सेवा कर रहा है, मैं नहीं समझता कि अधीर रंजन चौधरी जैसा नेता जो आज हिंदुस्तान में, जिनका एक नाम है कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए लगातार भाजपा की तानाशाही के खिलाफ निर्भीक होकर जिस तरह से सदन में आवाज उठाई, वो बहुत बड़े साहस की बात है। उस दौर में जब जो भी मोदी सरकार से सवाल पूछता था, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे विपक्षी दल का नेता हो, उसको या तो ईडी आईटी का नोटिस मिला या सलाखें मिली। उस दौर में अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकतंत्र की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता की पर्याप्त सेवा की है और आज उस सीट पर बहरामपुर में लगातार उन्होंने विकास को आगे सर्वोपरि मानकर काम किया है। उन्होंने कभी इस तरह की दूषित राजनीति नहीं की है। मानना है कि वो सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी। 4 जून का इंतजार करिए। और आज बड़ी संख्या की खबरें मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिली कि बंगाल में बड़ी संख्या में वोटिंग हो रही है। बहरामपुर सीट पर भी बहुत बड़ा प्रतिशत लगातार वहां, मतलब मतदाताओं का लगातार मतदान प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। चलिए,
रमेश शर्मा जी के पास हम जाना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश शर्मा जी, अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर सीट से लगातार विजयी होते रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और टीएमसी का भी वहां हाथ पांव नहीं चल पाता है। खास क्या है उस सीट पर? वो सीट है जहां पर पृष्ठभूमि की दृष्टि से कांग्रेस हमेशा मजबूत रही थी। जिन दिनों बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी, तब भी इस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत रही, और उस कांग्रेस की मजबूती का लाभ जो है अधीर रंजन चौधरी जी को मिला है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन के समय, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय भी बहरामपुर ये जो क्षेत्र है ये हमेशा चर्चा में रहा है। तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि इस क्षेत्र पर मजबूत है। इसको तोड़ने के लिए ही तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान जी को टिकट वहां पर दिया है। युवाओं में उनकी लोकप्रियता बहुत तगड़ी है। तो स्वाभाविक रूप से मान करके चलिए कि बंगाल की जिन 8 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, यदि इन 8 में से सर्वाधिक मतदान इस सीट पर हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन युवाओं का वोट खास तौर से वो बिल्कुल पार्टियों से अलग हट करके पठान जी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इस बार रोचक हो गया है। अगर क्रिकेट खिलाड़ी के अलावा कोई और राजनेता अगर टीएमसी का खड़ा होता तो संभवतः उतनी कठिनाई कांग्रेस को ना जाती। लेकिन फिर भी अब ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। इसको हम त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में मान सकते हैं। यहाँ सर्वाधिक मतदान होने वाला है और युवाओं का वोट जो है वो पठान की तरह, लेकिन फिर भी चुनाव दिलचस्प होने हैं और इसके फैसले का अपन देखेंगे। जी हम आएंगे आपके पास। हम आना चाहेंगे आशीष चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता सपा। जैसा कि अभी ब्रेकिंग जो चल रही थी उसमें एक बात आई है कि केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बात कही है कि कुछ लोग जो बूथ कैप्चरिंग करते थे छटपटा रहे हैं। सीधा सीधा इशारा जो है वो सपा की तरफ था। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को महंगाई, रोजगार के अवसर, देश की जीडीपी, एजुकेशन या मेडिकल सेक्टर पे बात करते हुए किसी को भी नहीं सुनेंगे, चाहे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बूथ अध्यक्ष, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब जहां तक केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, अब वो इतने बड़े नेता है कि उप मुख्यमंत्री हो के अपना चुनाव हार गए, तो पब्लिक उनकी बात को कितना सुनती है और कितना समझती है कि वो उप मुख्यमंत्री थे और फिर भी अपनी विधानसभा में जब पूरी लहर माना जाए उनकी तरफ की पार्टी की, तो भी अपना चुनाव हार गए। तो जिस आदमी को उनकी पार्टी का ही कार्यकर्ता सीरियसली नहीं लेता, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री उनको सीरियसली नहीं लेते, तो फिर उसको हम लोग उनके बयानों को क्या तवज्जो? तो आप बताइए जी, बिल्कुल बयानों को क्या तवज्जो? चलिए, इस बयानों पर कोई जोर नहीं और कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपका कहना है। तो अब हम रुख करेंगे नवजीत की ओर और नवजीत से ये अनुरोध करेंगे कि कृष्णानगर लोकसभा सीट के बारे में, जो हॉट सीट है, इसके बारे में जरूर अपने दर्शकों को। बिल्कुल, इस सीट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी की जनसभा आरजेडी के बिहार को कई दशक पीछे धकेला था, ऐसा कहा है। एनडीए की सरकार ने पीछे धकेला था, ऐसा उनका कहना है। वहीं सरकार ने मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर आरजेडी के बिहार को कई दशक पीछे। यहाँ पर पीएम मोदी ने जो कहा है, एनडीए की सरकार ने कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया और ये मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी ने एक जनसभा की है बिल्कुल बिहार के, और आरजेडी के बिहार को कई दशक पीछे ले गई है, ऐसा आरजेडी। क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों। निवेश क्या मुसीबत थी, अपने जरा दादा दादी पिता माता को पूछिए, जंगल राज की जिंदगी कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया था।
ये एनडीए की सरकार है जो बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाई है। अब नक्सलवाद प्रभावित जिले भी तेजी से कम हो रहे हैं। जब शांति स्थापित हो रही है तो उद्योग भी लौट रहे हैं, निवेश भी आ रहा है, और आप जानते हैं जब निवेश आता है तो रोजगार के भी मौके बढ़ाता है। तो ये थे प्रधानमंत्री जो मुजफ्फरनगर बिहार गए थे और उन्होंने आगे। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मुंबई से जहां उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान सामने आया है। मुंबई में भाजपा की लहर है, लोगों में बहुत उत्साह और जुनून नजर आ रहा है, ऐसा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में कहा है। संविधान के प्रति दिखाते बीजेपी पर आपको बता दें कि भरोसा जताते हुए ऐसा उन्होंने कहा है कि जनता जो है बीजेपी पर भरोसा। तो आइए सुनते हैं उत्तराखंड के सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। व्यक्ति आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बड़ा लहर है, लोगों में एक बड़ा जोश है, जुनून है। हर वर्ग का व्यक्ति आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना समर्थन यहां दे रहा है। बड़ा तो चलिए नवजीत, अब कृष्णानगर लोकसभा सीट की बात कर लें जल्दी से। तो एक बार कृष्णानगर लोकसभा सीट के जो है ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस किस के बीच में मुकाबला है, कितने मतदाता है और क्या कुछ इतिहास रहा है इस सीट का। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि टीएम से महुआ मोइत्रा जो यहाँ पर थी, भाजपा से अमृता राय और सीपीआईएम से एसएम सादी यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में है। टीएमसी से महुआ मोइत्रा, भाजपा अमृता राय चुनावी मैदान में है। सीपीआईएम एसएम सादी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप तक कृष्णानगर सीट की तो टीएमसी से महुआ मोइत्रा, भाजपा से अमृता राय और सीपीआईएम से एसएम सादी चुनाव मैदान में। इतिहास के बारे में भी बिल्कुल एक नजर जो है अब इतिहास की ओर डाल लेते हैं कृष्णानगर से। तो आपको बता दें कि कृष्णानगर सीट में 2004 से 2009 तक ज्योति मिरी सिकंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, 2009 से 2014 तक तापस पॉल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, 2014-2019 तक तापस पॉल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से यहाँ पर जो है उन्होंने अपना कब्जा बनाया रखा था। वहीं अगर बात की जाए 2019 की तो आपको बता दें कि 2019 और 23 में महुआ मोइत्रा टीएमसी से, तो 14 से 19 तक और 19 से 23 तक, यानी कि 2014 में भी तापस पाल बिल्कुल और 2019 में आप देख सकते हैं कि 2014 में तापस पाल, 2014 यानी कि 9 में, 14 में और 19 में। 19 में महुआ मोइत्रा हुई है और 14 में तापस पाल। तो महुआ मोइत्रा पुनः एक बार कृष्णानगर से उम्मीदवार हैं। तो चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और इस सीट के बारे में महुआ मोइत्रा की वजह से हॉट सीट हुई है। महुआ मोइत्रा एक बार 2019 में विजयी रही हैं, लेकिन इस बार विजयी हो पाएंगी जी वीर सिंह जादौन जी? कितने आश्वस्त हैं? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, जी बिल्कुल सबसे ज्यादा मतदान हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो इससे आप उत्साहित हैं
और महुआ मोइत्रा के प्रति आश्वस्त हैं? जी जी, महुआ मोइत्रा टीएमसी से यहां पर चुनाव मैदान में है और अमृता राय जो है बीजेपी से। तो वीर सिंह जादौन जी, जो यहां पर प्रतिशत सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान हो रहे हैं, चाहे तीसरे चरण की बात करें, चौथे चरण की बात करें, यहां पर तो क्या प्रतिशत मतदान जो बढ़ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं? यहां अमृता राय को लाभ होगा या फिर महुआ मोइत्रा को लाभ होगा? किसके लाभ के रूप में देख रहे हैं इसको? वीर सिंह जादौन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही। चलिए, आवाज हमारी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, कम से कम ये बात तो आप तक पहुंची कि मेरी आवाज। तो चलिए ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। और अनिल सिंह चौहान जी, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस जो है कुछ खास नहीं है, फिर भी महुआ मोइत्रा और टीएमसी से कांग्रेस का इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी लगाव है, भले ही सीट शेयर ना हुआ हो, ये अलग बात है। क्या लगता है कि महुआ मोइत्रा या परसेंटेज जो बढ़ रहे हैं ये अमृता राय? देखिए देवेंद्र जी, हमारा लगाव महुआ मोइत्रा जी से नहीं है, हमारा लगाव लोकतंत्र से है। महुआ मोइत्रा जी की जिस तरह से कहना चाहिए सदस्यता छीनी गई, उसकी जो प्रक्रिया थी, मैं कहता हूं वो जांच में था, ठीक है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही की गई और कहीं ना कहीं एक संसद सदस्य की सदस्यता जिस तरीके से छीनी गई, खासकर तब जब वो महिला सांसद हो, मैं समझता हूं उसमें किसी भी सांसद के साथ या किसी भी नागरिक के साथ जब उसके अधिकारों का हनन हो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो, उसकी उपेक्षा हो, तो उसके साथ खड़ा होना हमारा लोकतांत्रिक धर्म है। इसलिए हम लोगों ने महुआ मोइत्रा के मामले में उस समय उनका सहयोग किया। रहा सवाल, देखिए अभी भारतीय कांग्रेस का कहीं टाई अप नहीं है तृणमूल कांग्रेस से, और ऐसा भी नहीं है देवेंद्र जी कि वहां कांग्रेस नहीं है, लेकिन हमारे महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन जो हमारा हुआ है, उसमें तय किए गए योजना के अनुसार हमारा उम्मीदवार वहां सीपीआईएम से खड़ा है और हम सब उसको मदद कर रहे हैं। और आप देखिएगा एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक अमृता राव जी को, जो कहीं ना कहीं मॉडलिंग और कला के क्षेत्र से रही हैं, उनको उतारा है, वहीं महुआ मोइत्रा जी भी हैं। पर हमारे भी जो उम्मीदवार है महागठबंधन के, बहुत सशक्त उम्मीदवार है, क्योंकि आप जब इतिहास में जाएंगे तो ये दो चुनाव के पहले से वहां हमारा लगातार 3 चुनाव आप मान लीजिए, उसके पहले से वहां कहीं ना कहीं सीपीआई का सांसद रहा है, कांग्रेस भी हमेशा वहां प्रभावशाली रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की शर्तों के अनुसार उनको उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि लोकतंत्र की जो चीरहरण का प्रयास किए हैं, उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण वो सीट है जो अपनी ये कृष्णा नगर की सीट है। तो इसलिए वहां की जनता, चूंकि पूरे हिंदुस्तान की जनता पर उसका फर्क पड़ा है। जैसे इंदौर सीट पर आप बात कर रहे थे, उस सीट में जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को भयादोहन करके मैदान से हटाया, 15 साल बाद 307 की, 16 साल बाद धारा जोड़ दी एक सामान्य मारपीट के मामले में। तो इस तरह की जो सीटें हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय कर रही हैं, भाजपा का चरित्र उजागर कर रही हैं। इसलिए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी तय है, आप देखिएगा, और जनता कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ वहां वोटिंग कर रही है। सवाल हम लेना चाहेंगे जल्दी से, और चाहेंगे कि कम शब्दों में अगर जो रमेश शर्मा जी इसका जवाब दे दें तो बहुत बेहतर होगा। कि जहां अगर जो कांग्रेस और टीएमसी की जहां तक बात पश्चिम बंगाल में करें, तो दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए वाली स्थिति है, क्या लगता है आपको? ठीक कहा, इस सीट पर स्वाभाविक रूप से टीएमसी और सीपीआईएम का यहाँ पर प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार पता नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये जो वोट बढ़ रहा है नगर में, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। कितना मिलेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। यहाँ भी जो मुकाबला हो गया है वो बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट का आधार यहाँ कांग्रेस और टीएमसी का है, उनका उम्मीदवार अलग है, तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ पर अलग है। अब अमृता राय जी की अपनी वहाँ पर लोकप्रियता है, तो कुल मिलाकर के रोचक मुकाबला यहाँ पर है। फिर भी मोइत्रा जो है मुझे थोड़ा सा एक आध कदम आगे दिख रही है, लेकिन बढ़े हुए वोट का लाभ इसमें भाजपा को मिलेगा। कितना मिलेगा, क्या वो चीज निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, ये भविष्य को निर्भर करेगा। जी तो अब आपके इसी उत्तर के साथ वक्त हो चला है एक
छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और पल पल की अपडेट के साथ लगातार अवगत कराते रहेंगे और हॉट सीटों पर चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा